Okay, so right on the next heading, that is the applications of Pascal's law. देखो, अभी पास्कल्स लॉ के अंदर हमने ये देखा कि अगर सपोज लिक्विड के ऊपर जो इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इनक्लोज्ड, ठीक है, तो ऐसे इनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर अगर हम एक पॉइंट पे अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से सारे पॉइंट्स पे, बाकी सभी पॉइंट्स पे भी प्रेशर बढ़ता है। ये बात जो है वो हमको पास्कल्स लॉ बताती है। ठीक है, दिस इज द पास्कल्स लॉ। वी ऑलरेडी सीन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी इनक्लोज्ड फ्लूइड is always equally distributed or equally transmitted in all the parts of that fluid. Yes, that's what I am telling now. Pascal's law का statement देखो, फिर से सुनो, मैं अभी बता रहा हूं। The Pascal's law states that the pressure exerted on enclosed fluid, okay, pressure exerted on a enclosed fluid is always equally transmitted in all the directions, in all the parts of that fluid. Okay, the pressure exerted on any enclosed fluid is always equally transmitted in all the directions and in all the parts of that fluid. तो मतलब फ्लूइड जितना भी, जहां तक भी फैला हुआ है, जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो उस कंटेनर के अंदर वो सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, विदाउट एनी डिक्रिपेंसी, मतलब विदाउट एनी डिमिनिशिंग, मतलब थोड़ा भी कम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, उसकी वजह से दूसरे पॉइंट पे कम प्रेशर एक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। सेम प्रेशर विल जस्ट बी ट्रांसमिटेड। जितना प्रेशर हम लिक्विड के ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर लिक्विड उस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट करेगा। उसका एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं। सपोज मान लो कि एक ये है कंटेनर है और उसके अंदर कोई फ्लूइड हमने भर के रखा है, कोई भी लिक्विड मान लो इसके अंदर हमने भर के रखा है, और इसको यहाँ पे एक पिस्टन है, ये सपोज यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, जो हम नीचे प्रेस कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और पिस्टन है जो बाहर जा सकता है इस तरह से। यहाँ पे भी और एक पिस्टन है। ये चलो पिस्टन छोड़ो, यहाँ पे सपोज मान लो कि यहाँ पे एक प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज है यहाँ पे, ठीक है, जिसको यूज करके हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी और एक प्रेशर गेज हमने यहाँ पे लगा के रखा है, जिसको यूज करके हम उधर का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, नो डाउट। अगेन हियर देयर इज अ प्रेशर गेज which can measure the pressure at this point. प्रेशर गेज मतलब जैसे हम, पता है ना तुमको, जैसे हम अगर साइकिल के अंदर अगर हवा भरने के लिए अगर जाते हैं, तो तुमने देखा होगा कोई भी जो पंक्चर निकालने वाला जो होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, उसमें जो वॉल होता है, उस वॉल के ऊपर एक प्रेशर गेज उसको अटैच करता है। जैसे वो प्रेशर गेज अटैच करता है तो अंदर में जितना भी प्रेशर है, वो प्रेशर वहां पे एक एरो, जो पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर घूमता है। सेम वैसे ही जैसे हमारा वोल्ट मीटर या एमीटर होता है कि नहीं, सेम वैसा ही यहाँ पे इस तरह का प्रेशर गेज होता है जो प्रेशर बताता है। ठीक है, इट कैन मेजर द प्रेशर अकॉर्डिंगली। सो ये प्रेशर मेजर करने वाला डिवाइस मतलब प्रेशर गेज। सो दिस टाइप ऑफ 4 pressure gauges are just connected like this here. So as soon as we increase the pressure at this point here, जैसे हम ये जो पिस्टन है वो अंदर प्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, the pressure will increase and the pressure will increase at every point, no doubt. तो यहाँ पे ये जो प्रेशर गेज है, ये चारों सारे प्रेशर गेजेस सेम प्रेशर दिखाएंगे, और वो भी इस पहले से ज्यादा रहेगा। जितना इंक्रीमेंट इधर होगा उतना इधर भी होगा, उतना इधर भी, उतना उधर भी। ठीक है, चारों पॉइंट्स पे हमको सेम इंक्रीमेंट दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करते हैं तो सेम डिक्रीज यहाँ पे चारों के अंदर होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कभी कम ज्यादा नहीं होता है। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने प्रेशर बढ़ाया तो चारों तरफ बढ़ेगा, ना सिर्फ चारों तरफ, अगर हमने यहाँ पे एक प्रेशर गेज अगर जोड़ दिया तो वहां पे भी उतना ही प्रेशर वो दिखाई देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होने से हर एक पॉइंट पे इंक्रीज होता है। ये सिंपल सी बात जो है वो पास्कल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है पास्कल्स लॉ का, तो वो ये है, दैट इज द
hydraulic lift. Hydraulic lift, देखो what principles this hydraulic lift works based on. तो तुमने देखा होगा कई बार कि जैसे एक कोई कार है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर तुमने गैरेज में कई बार देखा होगा कि एक कार जब लेके जाते हैं, सपोज ये कार यहाँ पे तुमने गैरेज में डाल दिया, तो उसके अंदर सर्विसिंग करना है, ठीक है, मतलब उस कार का सर्विसिंग करना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि उसको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाते हैं, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे उसको सेट करते हैं, और उसके बाद वो जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली ऊपर 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 उठता जाता है, क्योंकि कार के अंदर सर्विसिंग करने के लिए या तो मैकेनिक को नीचे जाना पड़ेगा या तो कार को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो मोस्टली क्या किया जाता है कि कार को इस तरह से ऊपर प्रेस पुश किया जाता है, एक जो इंसान का जो हाइट है तो उस हाइट तक इस कार को ऊपर प्रेस किया जाता है ताकि ग्राउंड जो है तो इस तरह से हो जाए। ये सिचुएशन होता है वहां पे, ठीक है, इतना बड़ा ऊपर हम लेके जा सकते हैं कार को। और जैसे ही ये कार इस हाइट पे आ जाता है, नॉर्मल इंसान के हाइट पे आ जाता है, तो आराम से इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, नीचे से जो भी हमको उसका सर्विसिंग वगैरह करना है तो वो हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गैरेज के अंदर कार को उठाने के लिए ये एक मशीन होता है जिसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है। इवन तुमने ये 2 व्हीलर के गैरेज में भी देखा रहेगा, ठीक है नहीं, 2 व्हीलर का जो गैरेज होता है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि इस तरह से ही इसी टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता है जो जिसके ऊपर 2 व्हीलर बैठ सकता है, उतना प्लेटफॉर्म होता है। और जैसे एक बटन प्रेस किया जाता है तो वो प्लेटफॉर्म धीरे 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 ऊपर ऊपर इस तरह से उठता जाता है, और जैसे ही उठता है एक इंसान की हाइट तक उठ जाता है, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर हम कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी नट बोल्ट वगैरह निकालना या सर्विसिंग करने का जो काम है वो आराम से किया जा सकता है once it is lifted up. But the question arises here, how this car is lifted up to this height, इस लेवल तक इसको पहुंचाते कैसे है, कौन सा पावर यहाँ पे यूज किया जाता है, कौन सा टेक्निक यहाँ पे यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि दे यूज द पास्कल्स लॉ ओनली, ठीक है, इट इज दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। व्हाट हैपेंस इज इट इज ये सपोज इस टाइप का मशीन है जिसके अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली ये पिस्टन है, सपोज यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ पे है और एक पिस्टन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, देख सकते हो ठीक से, यहाँ पे पिस्टन एक रहेगा, ओके, और यहाँ पे दूसरा पिस्टन रहेगा, यस, एंड देयर इज अ लिक्विड, एक्चुअली ऑयल इज फिल्ड इन दिस पाइप, ये पूरे इसके अंदर टैंक के अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है, ठीक है। अभी होता क्या है ना, देखो कि जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, या ये जो है ये मोटर पंप के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे मोटर पंप क्या करता है, इसके उसको इसके अंदर प्रेशर अप्लाई करके इस लिक्विड को नीचे भेजता है, ठीक है। जैसे ये लिक्विड नीचे जाता है तो वो प्रेशर डेवलप करता है और उसकी वजह से ये जो पिस्टन है वो ऊपर उठता है, ठीक है, मतलब इस तरफ से प्रेस करके हम इस पिस्टन को ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन अभी देखो फायदा क्या हुआ, हमको डायरेक्ट इसको ही प्रेस कर देते, देखो इसमें फायदा यह है कि इस पिस्टन का एरिया कम है, देख रहे हो यहाँ पे ठीक से, area is less here in this piston. For this piston we can just consider the area is A1 suppose, and force applied at this small area is going to be suppose F1, okay, which is going to be smaller, but the pressure is going to be the which is the ratio of force to area. तो यहाँ पे प्रेशर कितना डेवलप होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना डेवलप होगा, हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, करेक्ट है, ठीक है। अभी द सेम प्रेशर इज गोइंग टू डेवलप एट दिस पॉइंट हियर, ओके, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर डेवलप होगा जरूर अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, बट दैट प्रेशर विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस एरिया, बट सिंस दिस एरिया इज ग्रेटर, यहाँ पे एरिया जो है वो सपोज मान लेते हैं A2 है, A2 जो कि ज्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो फोर्स अगर हमने मान लिया F2 है, F2, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस प्रेशर एक्सर्टेड हियर will actually again will be equal to F2 upon A2, correct है, F2 upon A2. So if we just apply the formula for pressure, then we get this P is equal to F2 upon A2. But if we see the pressure exerted here and pressure exerted here is going to be the same, and hence we can just say that this F2 मतलब यहाँ पे जो फोर्स हमको मिलेगा
ये चलो इक्वेट भी कर सकते हैं दोनों को ये अगर एफ पी को अगर इक्वेट करते हैं तो हमको मिलेगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। दिस इज द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। इससे क्या होता है कि फोर्स का और एरिया का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब अगर इसका यहाँ पे एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है, जबकि हम कम एरिया पे कम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर मान लो ये इसका जो इस पिस्टन का जो एरिया है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर इसका जो एरिया है वो अगर मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके, तो उसका एरिया इससे 10 गुना ज्यादा है। इतना समझ सकते हो। अभी अगर हमने यहाँ पे अगर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, 50 न्यूटन, तो या चलो 50 डाइन, तो 50 डाइन का फोर्स अगर अप्लाई किया तो मुझे बताओ इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट होगा? 50 अपॉन 10, मतलब ये बन गया 5, राइट। तो 5 न्यूटन पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर जो है उतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा इस तरफ। लेकिन ये 5 का प्रेशर जो है, 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे काम कर रहा है। तो ये प्रेशर इस एरिया के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा पता है? तो यहाँ पे वो अगर इसके ऊपर प्रेशर अगर उतना ही है, 5 है, तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज 100, सो इट बिकम्स एक्चुअली 500 डाइन, ओके। तो 500 डाइन इतना फोर्स यहाँ पे काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 500 डाइन इतना फोर्स हमको मिलेगा। मतलब देखो हमने फोर्स कितना अप्लाई किया था? सिर्फ 50 न्यूटन, सॉरी 50 डाइन। तो ये 50 डाइन का फोर्स अप्लाई करने से हमको इधर कितना फोर्स मिल रहा है? 500 डाइन का फोर्स मिल रहा है। दैट मीन्स वी हैव इंक्रीज्ड द फोर्स बाय 10 टाइम्स। 10 गुना हमने फोर्स बढ़ा दिया है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे छोटे एरिया पे छोटा फोर्स अप्लाई करके हम बड़े एरिया पे बड़ा फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। ये इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का फायदा है, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट, मैकेनिकल बेनिफिट वी कैन जस्ट से, that is by applying a small force on small area we can exert a large force on the large area, ठीक है। क्योंकि 500 डाइन का जो फोर्स है वो डेवलप करना अगर सपोज हमको पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए सपोज बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? इस टाइप का मशीन यूज करेंगे, बट वी कैन अप्लाई द 50 डाइन फोर्स ओनली। हम 50 डाइन का फोर्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये 50 डाइन का फोर्स अप्लाई करके हम इस पास्कल्स लॉ को यूज करके और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो प्रिंसिपल है डाइन का फोर्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मैकेनिकल बेनिफिट वी कैन जस्ट सी हियर। सो बेसिकली दिस हैपेंस इन दिस केस दैट द समझ में आया सबको ठीक से क्या हो रहा है यहाँ पे? इसमें कुछ डाउट है तो जरूर पूछो जल्दी, और जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। Yes, anybody? Is there any doubt? No, sir. Okay, then I have a doubt. देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको अगर पूछा कि यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि बाय अप्लाइंग द स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया वी आर गेटिंग लार्ज फोर्स ऑन लार्ज एरिया। दैट मीन्स कांट वी से दैट वी आर इंक्रीजिंग द फोर्स, वी आर मैग्नीफाइंग द फोर्स। यहाँ पे फोर्स जो है वो बड़ा कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम 50 डाइन का फोर्स अप्लाई करके हमको इधर 500 डाइन का फोर्स यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये सोचो कि क्या इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? ये देखो ना, ये छोटा फोर्स अप्लाई करके हमको ज्यादा फोर्स मिल रहा है, तो हमने फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। तो वर्क जो हमने ऑलरेडी सुन के रखा है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी देखा है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। ये हमको ऑलरेडी पता है और हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट भी किया है और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। लेकिन क्या यहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है कि एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमको इधर 500 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है।
वैसे तो हम कितना भी बड़ा फोर्स निकाल सकते हैं। देखो अगर मैंने ये एरिया जो है वो और थोड़ा कम किया और ये एरिया और ज्यादा बड़ा किया, तो उससे क्या होगा कि अगर ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में अगर 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा, तो मुझे फोर्स भी तो 100 गुना ज्यादा मिलेगा कि नहीं। बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स हियर आई कैन गेट 100 न्यूटन फोर्स हियर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं जितना भी फोर्स अप्लाई करूंगा तो 100 टाइम्स फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, जस्ट बाय कीपिंग द रेशियो ऑफ एरियाज प्रॉपर। ओके, एरिया का रेशियो मुझे सिर्फ सेट करना पड़ेगा। एक बार अगर मैंने एरिया का रेशियो अगर सेट कर दिया, एरियाज अगर उस प्रोपोर्शन में ले लिए, तो उस केस में उस प्रोपोर्शन में फोर्स भी बढ़ने वाला है। तो ऐसे केस में क्या हम ये बोल नहीं सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डजंट होल्ड ट्रू इन दिस केस? बोलो फटाफट अभी। क्वेश्चन समझा सबको? Sir, can you repeat the question once again? Question is that, let's suppose if we are applying the small force of 50 dyne and we are getting 10 times greater force, that is of 500 dyne, then isn't it the violation of law of conservation of energy? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब हमने कम एनर्जी दिया और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है वो जो कहता था कि जितना हम एनर्जी देते हैं उतना ही हमको मिलता है, उसका फिर क्या हुआ? वो तो झूठ हो गया। ये एक्सप्लेन करना है आपको, क्या ये सचमुच ऐसा ही है कि दिस इज द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और देयर इज एनी काउंटर आर्गुमेंट which will just disprove that, which will just prove that the law of conservation of energy also holds true here also, even if force is getting magnified, but still how the law of conservation of energy is true, ये हमको एक्सप्लेन करना है। yes, anybody? Sir, हाँ बोलो। sir, I think the kinetic energy of particles is helping in adding the F2 of the liquid, kinetic energy of particles of liquid, as the motion is in there. देखो अभी ओवरऑल वैसे तो पार्टिकल्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वी आर पुशिंग इट वेरी वेरी जेंटली एंड वेरी वेरी स्लोली, so that kinetic energy is almost negligible, but you are in a right direction. Think just in more detail. Yes, anybody else? ओके चलो ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो है होता क्या है ना कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास है ना, ठीक है, वो क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और नॉट बी मैग्निफाइड ऑल्सो। तो मतलब हमने कम एनर्जी दिया और हमको ज्यादा एनर्जी मिला, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ये ठीक है। बट ऐसा तो कोई लॉ नहीं है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, ऐसा कोई है ही नहीं लॉ, है कि नहीं, कि हम फोर्स मैग्नीफाई कर सकते हैं या फोर्स को कम नहीं कर सकते हैं या ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो एनर्जी के बारे में है, ना कि फोर्स के बारे में है। अभी ये आगे सोचो कि एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम ही है, तुमको ऑलरेडी पता है। ओके, तो वर्क डन और फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है मुझे बताओ। What is the relationship between work done and force? You know? Work done is directly proportional to the force applied. So what is the exact relationship? Work done is equal to Force into displacement. force into displacement. Okay, अगर ये तुम बात याद रखते हो तो तुमको आंसर वहां पे ही मिल जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि work done is equal to force into displacement. Just think of how much work we have done here in this arm by applying the force F1 on this liquid here. ओके, तो यहाँ पे अगर हमने F1 इतना फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे वर्क डन के कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। ये जो पिस्टन है वो कितना नीचे जाता है वो ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर सपोज हमने मान लिया कि यहाँ से ये पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, D1 इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, वर्क डन कितना हुआ? तो हम बोल सकते हैं द वर्क डन इन द इनपुट डिवाइस विल बी इक्वल टू F1 इंटू D1, ठीक है।
अभी अगर सोचो कि ये पिस्टन कितना ऊपर जाने वाला है, तो वो अगर सोचो ठीक से, तो क्या वो उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा जितना ये पिस्टन नीचे आ रहा है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? ये जो एरिया है इसका कम है, इसका एरिया ज्यादा है। तो ऐसे केस में अगर लिक्विड यहां से हमने इधर प्रेस किया है और इतना वॉल्यूम अगर हमने चेंज किया, तो वॉल्यूम भी रिमेन कंजर्व ना। उतना ही वॉल्यूम पुश किया हमने, तो उसकी वजह से उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर जाएगा। लेकिन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है पता है तुमको? लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना है? A1 इंटू D1। तो ये बन गया A1 इंटू D1, दैट इज द वॉल्यूम प्रेस्ड हियर, बट द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज गोइंग टू गेट एलिवेटेड हियर। तो उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो वॉल्यूम फिर कितना होगा? उसको उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A2 इंटू D2। अगर D2 is the displacement of this second piston here, see here, so D2 is going to be the displacement of that second piston, which actually depends on A2 also. So therefore we can just say that this A2 into D2 will be actually the volume which is elevated here. Okay, elevated here. Okay, but since volume is conserved, volume is the same, we can just be sure that A1 into D1 is actually going to be equal to A2 into D2. Okay, and at the same time here the whatever work is done here in the input piston is going to be F1 into D1. ये तो समझ में आया ठीक से? Now just think of how much work is done by the output piston. उस output piston को उठाने में कितना वर्क डन चला गया? तो वो वर्क डन हमको मिलने वाला है F2 into D2, करेक्ट है? F2 into D2। बट यहाँ पे अभी देख सकते हो F1 और F2 और D1 और D2, इसमें F1 जो है, तो F1 और F2 का जो F1 और A1 का जो रेशियो है और F2 और A2 का जो रेशियो है वो सेम है। और इसी वजह से हम यहाँ पे देख सकेंगे कि F1 और D1 का जो प्रोडक्ट है, तो वो और F2 और D2 का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने कम फोर्स कम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा किया है, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो फोर्स ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम किया है। तो इसलिए ज्यादा फोर्स कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उतना ही वर्क डन हमको मिलता है जितना कम फोर्स ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कहने की बात क्या है कि फोर्स यहाँ पे मैग्नीफाई हुआ है, नो डाउट फोर्स यहाँ पे ज्यादा हुआ है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे फोर्स 10 गुना बढ़ा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 गुना कम भी तो हुआ है। ठीक है, इधर का जो D2 है वो इधर D1 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स कम रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। ये बताइए समझ में ठीक से सबको? क्योंकि F1 और F2 जो है वो A1 और A2 के साथ प्रोपोर्शन में है, और A1 और A1 A2 का जो D1 D2 के साथ जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो जरूर F1 F2 का भी D1 D2 के साथ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तुमको फिर भी प्रूफ ही चाहिए तो हम प्रूव भी कर सकते हैं उसको। इफ सपोज दिस F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, इसको अगर हम सपोज कुछ मान लेते हैं, K मान लेते हैं सपोज, ठीक है, तो F1 will be equal to what? F1 will be equal to A1 into K and F2 will be equal to A2 into K, correct है? If we just put these values of F1 and F2 here, then we can write this F1 to be A1 into K into D1, correct है? And here also we can just put this F2 to be simply A2 into K into D2, correct है? But since we can just see that this A1 D1 and A2 D2 are same, which is same as V, that is the volume of the liquid which is pressed here. So therefore we can just say that this W and W is going to be the same. तो यहाँ पे इनपुट में जो किया हुआ वर्क डन है और आउटपुट में जो हमको मिला हुआ वर्क डन है वो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। So there is no violation of law of conservation of energy. Remember, that means the law of conservation of energy is correct and it holds true in this case also. Only the difference is that the force is magnified but the displacement is reduced, and that's why the product remains the same, because the work done is actually the product of force and displacement. तो एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, product will remain the same, and that's why the product of force and displacement remains the same, and that's why the law of conservation of energy just holds true in this case also. No problem. Okay, बताइए सबको समझ में ठीक से या कुछ डाउट है अभी भी? Yes, anybody? बोलो फटाफट।
कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो फटाफट। ओके चलो ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन of hydraulic application of Pascal's law. Almost in all the applications of the Pascal's law the same principle is used, remember. तो फिर चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या चाहे हाइड्रोलिक प्रेस हो, क्योंकि देखो लिफ्ट और प्रेस में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे काम करता है तो सेम वैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस भी काम करेगा। सिर्फ यहाँ पे लिफ्ट जो है वो लिफ्ट करने के लिए काम करता है, प्रेस जो है वो प्रेस करने के लिए काम करेगा, बट प्रिंसिपल इज अगेन द सेम, नो डाउट। एंड इवन हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्योंकि देखो तुमने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं, अभी टू व्हीलर के बारे में अगर आप जानते हो तो टू व्हीलर जब हम हाई स्पीड में चला रहे हैं और अगर हमको अचानक ब्रेक लगाने हैं तो जिन्होंने टू व्हीलर चलाया है वो जानते हैं कि हमको दोनों ब्रेक्स एट अ टाइम लगाने पड़ते हैं। ये बात पता है सभी को? अगर नहीं पता है तो अभी भी आप याद रखो ठीक से। जब भी टू व्हीलर अप्लाई चलाते हो तो सपोज हम बहुत हाई स्पीड में जा रहे हैं और अगर हमको अर्जेंट अगर रुकना है, जल्दी रुकना है, तो उसके लिए इफेक्टिव ब्रेकिंग तब होता है जब दोनों ब्रेक्स साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हो। दोनों मतलब कौन से? सामने का और पीछे का, दोनों ब्रेक्स अप्लाई करना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर ऐसा करते हो कि पीछे वाला ब्रेक आपने अप्लाई कर दिया लेकिन सामने वाला व्हील हाई स्पीड में घूम रहा है ऑलरेडी, तो उस केस में वो गाड़ी स्लिप होने का चांसेस होता है, ठीक है। या अगर उल्टा किया वो बहुत ही डेंजरस होता है, फिर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है कि सामने वाला ब्रेक आपने अर्जेंट दबा दिया और पीछे वाला ब्रेक दबाया ही नहीं, पीछे वाला व्हील और हाई स्पीड में घूम रहा है, तो गाड़ी ऐसे आगे पलटे होने का चांस होता है, ठीक है। वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको दोनों ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक और रियर व्हील, जो पीछे का जो व्हील है उसका ब्रेक, दोनों ब्रेक्स आपको साइमल्टेनियसली अप्लाई करने हैं और वो भी सेम स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई करने हैं, सेम स्ट्रेंथ के साथ। अभी वो थोड़ा मुश्किल है बट चलो उसकी आइडियल सिचुएशन वही है कि आपको दोनों ब्रेक्स अगर अप्लाई करते हो तभी गाड़ी जल्दी रुक जाता है, ठीक है। अभी फोर व्हीलर में तो और ही मुश्किल होगा, है कि नहीं। फोर व्हीलर के अंदर चार व्हील होते हैं, 4 व्हील्स अभी, और हर एक व्हील को सेपरेट ब्रेक तो होता नहीं है। अगर मान लो हर एक व्हील को सेपरेट ब्रेक हो भी, अगर हम वैसा कर भी दे कि हर एक व्हील को सेपरेट एक ब्रेक दे दिया तो चार ब्रेक कौन दबाते बैठेगा? 4 हाथ तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अगर सपोज हमको फोर व्हीलर को अगर स्टॉप करना है, हाई स्पीड में अगर फोर व्हीलर जा रहा है और उसको अगर हमको अर्जेंट ब्रेक अप्लाई करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि चारों व्हील्स के ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ ब्रेक अप्लाई किया जाए, ठीक है। चारों व्हील्स एक साथ रुकने चाहिए, नहीं तो आगे के 2 व्हील्स चल रहे हैं और पीछे के व्हील्स रुक गए तो स्लाइड होगा, स्किप होगा, वो स्लीड होगा वो गाड़ी। या अगर आगे के व्हील्स रुक गए, ब्रेक अप्लाई कर दिया और पीछे के व्हील्स अभी भी चल रहे हैं तो फिर गाड़ी पलटी होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये जो 4 व्हील्स को सेम स्ट्रेंथ के साथ इक्वली ब्रेक अप्लाई करना ये बहुत मुश्किल है, बट अकॉर्डिंग ड्यू टू द पास्कल्स लॉ, ठीक है, थैंक्स टू पास्कल, सो पास्कल्स लॉ की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो सी हाउ what is done is, suppose these are the we can just view the vehicle from top view, ठीक है। टॉप से अगर हम सपोज व्हीकल को देखेंगे तो हमको व्हील्स जो है वो इस तरह से दिखाई देंगे, करेक्ट है। these are the wheels and suppose this is the brake, यहाँ पे समझो ब्रेक है, ठीक है। एक्चुअली ब्रेक मतलब वो यहाँ पे एक पिस्टन है और वो पिस्टन यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम पैर रखते हैं और इसको प्रेस करते हैं। जैसे हम प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक पिस्टन रहेगा, वो पिस्टन अंदर प्रेस होगा जिसकी वजह से इसमें एक ऑयल रहेगा, तो वो ऑयल उसके अंदर प्रेस किया जाएगा और जैसे ही ऑयल प्रेस करता है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक पाइप होता है और ये पाइप एक्चुअली इस तरह से 4 अलग अलग पाइप्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये देखो इस तरह से, ये देखो, और इस पूरे पाइप के अंदर एक ही लिक्विड भर के रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म है पूरा। और यहाँ पे एक इस तरह का 2 पिस्टन्स यहाँ पे भी होते हैं, देखो इस तरह से, और ये पिस्टन इस व्हील को अंदर से टच करते हैं। ये सपोज व्हील है और उसको ये पिस्टन अंदर से टच करते हैं। वो मैकेनिज्म अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम,
बट प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ सिर्फ, देखो ठीक से, यहाँ पे भी सेम बात होती है। यहाँ पे ये जो ऑयल है तो वो ऑयल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो पिस्टन रहेगा तो ये पिस्टन इसको टच किया हुआ रहेगा, जस्ट टच किया हुआ रहेगा, घिसेगा नहीं उसके साथ, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे भी सेम वही हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। सपोज दिस इज द थर्ड व्हील, ठीक है। तो मतलब देखो चारों व्हील्स के साथ पिस्टन्स कनेक्टेड है। ओके, अभी जैसे हम यहाँ पे थोड़ा भी अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे इसको, तो क्या होगा, लिक्विड विल जस्ट अप्लाई द सेम प्रेशर ऑन ऑल दिस 4 पिस्टन्स इक्वली, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन इज, जैसे ये लिक्विड यहाँ से प्रेस होगा तो इधर ये पिस्टन्स को प्रेस करेगा, जैसे ये पिस्टन को प्रेस करेगा तो ये पिस्टन बाहर आएंगे और इस व्हील को टच करेंगे और घिसेंगे उसके साथ, जिसकी वजह से ये व्हील जो है वो घूमना बंद करेगा। सेम वही यहाँ पे भी होगा, वही यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होने वाला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक एक बार प्रेस करने से, मतलब एक ब्रेक के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से उतना ही प्रेशर चारों व्हील्स के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, और इसी वजह से व्हीकल जो है वो इफेक्टिवली जो है स्टॉप किया जा सकता है। अगर हाई स्पीड में जा रहा है और अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो एक बार एक ही इसके ऊपर हमको, ब्रेक के ऊपर हमको पैर रखना है, प्रेस करना है उसको, जैसे हम एक इसके ऊपर ब्रेक को प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से ये चारों व्हील्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से चारों व्हील्स घूमना बंद करते हैं। और बाकी सब मैकेनिक्स जो है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि ये चारों व्हील्स के ऊपर सेम स्ट्रेंथ के साथ स्टॉपिंग एक्शन हो, ब्रेकिंग एक्शन जो है वो चारों व्हील्स के ऊपर सेम स्ट्रेंथ के साथ हुआ करता है, जिसके कारण कोई भी ऐसा नहीं होता है कि एक व्हील चल रहा है और दूसरा व्हील रुक गया, या दूसरा व्हील चल रहा है और पहला व्हील रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पाइप and containing this oil and fitted with these pistons, okay here। तो इस तरह से ये जो है this is the principle of hydraulic brakes। समझा ठीक से, या कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, या फिर से एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर सकते हैं आराम से। अरे बोले जल्दी। हाँ बोलो। Then what is the mechanism for handbrake? Handbrake will be somewhat different. There are number of types of brakes, but I will just explain it in the next lecture. But handbrake will be different. ठीक है, this will be the hydraulic brakes which is used। ये एक्चुअली ट्रेन के अंदर भी यूज किया जाता था पहले, बट अभी तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स यूज किए जाते हैं ट्रेन के अंदर, इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर मोर पावरफुल टू स्टॉप द ट्रेन एक्चुअली, बट हैंड ब्रेक के बारे में मैं कल बताता हूँ, ठीक है। और एनी अदर डाउट? ओके चलो ठीक है। सो these are actually the applications of Pascal's law। Now we can see the methods to measure the pressure, ठीक है। प्रेशर मेजर करने के जो टेक्निक्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है तो उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे अभी। यस ओके, तो देखो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो है बैरोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर द एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट, ठीक है। एंड बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज होता है, ठीक है। क्योंकि हमको कैसे पता चला कि ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो एक्चुअली 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये हमने कैसे ढूंढ के निकाला, ठीक है। तो उसके लिए ये बैरोमीटर यूज होता है, ठीक है। ठीक है, देखो बैरोमीटर क्या होता है। इट इज सिंपली अ टेस्ट ट्यूब ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर लंबा एक टेस्ट ट्यूब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी पूरा भरा जाता है। इस तरह से ये मर्क्यूरी जो है वो हम पूरी तरह से उसको भर देंगे, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर तक, ओके। एंड इट इज जस्ट इन्वर्टेड इनटू द पॉट कंटेनिंग मर्क्यूरी ओनली। तो इसको हमने उल्टा कर दिया एक ऐसे पॉट के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी मर्क्यूरी थोड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सपोज इसके अंदर मर्क्यूरी ऑलरेडी है, और जैसे हम ये इसके ऊपर उसको उल्टा कर देते हैं
नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक? ये मर्क्यूरी, इसके अंदर मर्क्यूरी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। विल इट दैट ऑल दिस मर्क्यूरी विल जस्ट फ्लो आउट एंड जस्ट गेट कंटेन्ड इन दिस कंटेनर? ऐसा होगा क्या? क्योंकि मर्क्यूरी को हमने उल्टा कर दिया, तो मर्क्यूरी इज नाउ फ्री टू मूव in a downward direction due to gravity. Okay, so will it happen that this whole mercury will just flow out and just get spilled into this container? Believe me, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ठीक से, तो जैसे हम इसको उल्टा करते हैं, तो even if the mercury is free to move in this container, but all mercury will not flow in this container, but some will flow. तो यहाँ से थोड़ा लेवल जो है वो ऊपर राइज हो जाएगा, और उसके हिसाब से ये जो मर्क्यूरी इसके अंदर जो पूरा भरा हुआ था वो थोड़ा कम होके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इधर तक आ जाएगा। और ये जो जिधर तक भी वो आता है, वो डिस्टेंस जो है वो अगर हमने केयरफुली मेजर किया तो पता चलता है इट इज 76 सेंटीमीटर। रिमेंबर, 76 सेंटीमीटर तक वो नीचे फॉल हो जाता है। देखो पहले कितना था, 100 सेंटीमीटर तक था, ओके, बट यहाँ से वो पूरा फॉल होते होते 76 सेंटीमीटर तक नीचे गिर गया। और ये बात याद रखो ठीक से कि यहाँ पे किधर भी हमने एयर बबल अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ये पूरा केयर लिया गया है कि कोई भी एक भी एयर बबल इसके अंदर एंटर न कर पाए, जो यहाँ पे एयर अंदर चला जाए और ये जो पोर्शन है वो एयर से भर जाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इसको हमने इसके ऊपर एक थंब प्रेस करेंगे तो बिल्कुल उसको बंद कर देंगे और फिर उसको उल्टा करेंगे और नीचे जाने के बाद, इस मर्क्यूरी के पार्ट में जाने के बाद फिर थंब निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एयर बबल जाने का तो चांस ही नहीं है। और फिर भी ये मर्क्यूरी जो है वो 76 सेंटीमीटर तक नीचे फ्लो होता नजर आता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर? वी कैन जस्ट से दैट दिस प्रेशर एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0। रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया कि नहीं। तो वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है? ऑब्वियसली 0 होता है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर 0 है तो इधर से प्रेशर बढ़ना बढ़ना चालू होगा और इधर तक कितना प्रेशर बनेगा? तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं जो भी प्रेशर बनेगा वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू H रो G। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच कैन बी डिनोटेड बाय D हियर। तो अगर ये D से हमने उसको डिनोट किया तो द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर विल एक्चुअली बी HdG, where D is going to be the density of mercury. H is going to be 76 centimeter. Density of mercury is 11,600, 11,300 kilo, 11.39 per ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारा डेंसिटी का, मर्क्यूरी का डेंसिटी है। ओके, और ये जो G है, जी ग्रेविटी का वैल्यू 980 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये तीनों वैल्यूज है। तो ये सारे वैल्यूज यूज करके अगर हम ये प्रेशर निकालेंगे इधर का, ठीक है, तो ये हो गया मर्क्यूरी कॉलम के द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर। ठीक है, हाउ मच इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर। अच्छा, अभी इसमें एक बात चेक करो कि ये जो इधर का जो प्रेशर है वो निकालने के लिए हमको HdG फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या जो हमने लास्ट टाइम डेवलप किया था P इज इक्वल टू P0 प्लस HdG, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब इधर का प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इस A पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए बताओ जल्दी। जो अंदर है, इस मर्क्यूरी के टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ये पॉइंट, A पॉइंट जो है, तो इधर का प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो HdG ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या P0 प्लस HdG ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? हमने बताया था कि P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और हर पॉइंट पे सरफेस पे किधर भी जाओ तो ये P0 इतना प्रेशर हमेशा होता ही है, हमेशा होता है, उससे हम छूट नहीं सकते। तो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सिंपली P इक्वल टू HdG या P0 प्लस HdG? अरे बोलो जल्दी। देखो यहाँ पे जो प्रेशर निकालने के लिए, ये अगर हम हाइट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका जो फ्री सरफेस है, तो इस फ्री सरफेस के ऊपर का जो प्रेशर है, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है? नो सर।
बिल्कुल नहीं, वहां पे तो प्रेशर 0 है, तो फिर यहाँ पे पी नॉट प्लस एच रो जी कहां से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये इस सरफेस के ऊपर का जो फ्री सरफेस के ऊपर का जो पॉइंट है, वहां पे कुछ भी प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि एयर उधर गया ही नहीं है, एक भी एयर बबल वहां पे नहीं जा पाया है। हमने उतना केयर लिया है, हमने इसके ऊपर थंब प्रेस करके फिर उसको उल्टा किया और अंदर जाने के बाद फिर थंब निकाला, तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी एयर बबल नहीं गया। अगर एयर बबल ही नहीं गया तो यहाँ पे प्रेशर फिर कितना होगा? जरूर 0 होगा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया ना वहां पे। तो जिस इसलिए यहाँ पे जब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर 0 है, तो यहाँ पे पी नॉट प्लस एच डी जी बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली एच डी जी आएगा। बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे हमको मिल रहा है जो कि एच डी जी के बराबर है, एब्सोल्यूट प्रेशर एच डी जी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे जो बाहर है इसको हम नाम देंगे चाहिए तो बी। अभी बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है बताओ? दैट बी पॉइंट इज एक्चुअली ओपन टू एटमॉस्फेयर, राइट? वो वहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है ना, तो जरूर वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं द पॉइंट द प्रेशर एट पॉइंट बी हियर विल बी पी नॉट विच इज गोइंग टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट हमने अभी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक प्रिंसिपल देखा था, लिक्विड हमेशा क्या ट्राई करता है, द पॉइंट्स एट द सेम लेवल आर ऑलवेज केप्ट एट द सेम प्रेशर, करेक्ट है? ये हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया था। तो इसका मतलब ये ए और बी, ये जो दोनों पॉइंट है जिसमें से एक अंदर है और एक बाहर है, तो ये दोनों लेकिन आफ्टर ऑल दे आर एट द सेम लेवल, राइट? वो दोनों सेम लेवल पे तो है, अगर वो सेम लेवल पे है तो सेम प्रेशर पे भी होने चाहिए। इसका मतलब जरूर बी पॉइंट का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली इस ए पॉइंट के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। इसका ही मतलब ये हो गया कि ये जो एच डी जी है वो हमारे पास एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इटसेल्फ कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला HdG, where in the barometer H is the height of the mercury column inside this barometer, D is going to be the density of mercury which is 11.3 gram per centimeter cube, and G is the gravity which is in CJ system it is 980 into 980 centimeters per second square. And if we just put all these values here in this formula और जस्ट कन्वर्ट देम इनटू एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में उनको कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगा जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलो ठीक है। Yes,